हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर 5। उस चैप्टर 5 के अंतर्गत जो है हम लोग अध्ययन करेंगे वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कि वंशागति के लिए क्या क्या चीज़ें जो है बेसिक आधार हैं जो हमारे अंतर्गत परिवर्तन, हमारे अंतर्गत डिफरेंसेस को लक्षित करती है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हम जो स्मरणीय तथ्य है जीन। देखिए, जीन की बात करें तो यहाँ पे जीन गुणसूत्र पर स्थित आनुवांशिक कूट होते हैं। कूट मतलब क्या होती है? एक पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होती है, और वह एक जेनेटिक होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं। किसी प्रकार की एक बनावट, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जिसको हम कूट की तरह मानते हैं, और वही कूट जो होती है, वही पैटर्न जो होती है, आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाती है। और इसी को हम क्या कहते हैं? वंशागति की इकाई कहते हैं, अर्थात उसकी स्ट्रक्चर की मूलभूत संरचना के बारे में कहते हैं। तो हमने देखा कि जीन क्या होता है? गुणसूत्र पर स्थित होता है। यह क्या होता है? जेनेटिक कूट होता है, पैटर्न होता है, और यही जो है हमारी आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले चलने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए वांछित न्यूक्लियोटाइड को काटते हैं। ये डीएनए में विशिष्ट पैलिंड्रोम न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम को काटते हैं। कौन? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। अभी आगे हम इसकी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद देखा जाए तो आनुवांशिक कूट जो होता है, दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली है कि आनुवांशिक कूट त्रिक होता है, मतलब 3-3 के रूप में बटा होता है, और दूसरा होता है कि आनुवांशिक कूट अपहासित कूट होते हैं। एक आता है चैरग्राफ का नियम। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चैरग्राफ का नियम क्या है। तो आपको बताना है कि चैरग्राफ का नियम के अनुसार जो द्विरुजकीय जो होती है डीएनए होती है, इस डीएनए में एडेनिन की संख्या थाइमिन के बराबर होती है, A=T एंड C=G। मतलब ग्वानिन जो होती है साइटोसिन के बराबर होती है, या साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होती है, और एडेनिन जो होती है थाइमिन, या थाइमिन जो होती है एडेनिन के बराबर होती है। यह चैरग्राफ का नियम है। उसके बाद देता है आरएनए एंड डीएनए में अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए? ये डीएनए और आरएनए। तो पहले तो आप तो इसकी परिभाषा इसकी जो है फुल फॉर्म लिख सकते हैं कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा क्या होता है? डीएनए में केंद्रक नहीं पाया जाता है, सेंटर नहीं होता है, जबकि आरएनए में जो होता है केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य जो होती है, ठीक ना, पाया जाता है। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो होता है, ये होता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में एलेक्स ज़ैफरी ने बताया था। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो देने का काम किया वह थे एलेक्स ज़ैफरी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है? तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए टाइपिंग है, तो डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन दोनों का नाम जो है सेम है। डीएनए का लगभग 99% भाग जो होता है सभी जीवों में समान होता है। 1% भाग ही क्या करता है? सभी जीवों को अलग अलग डिफरेंस करता है, मतलब सबको अलग अलग बनाने का काम करता है। कौन? डीएनए। उसके बाद आता है डीएनए आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वह एंजाइम होता है जो डीएनए में आरएनए के निर्माण में भाग लेता है। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है। क्या करता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उस समय जो होता है आरएनए पॉलीमरेज भाग लेता है
और इसे डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज भी कहा जाता है। यहाँ पे देखेंगे डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन कई बार पूछा गया है कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्या होता है, तो आप बता सकते हैं डीएनए से आरएनए का निर्माण होना ही ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा अनुलेखन प्रक्रिया द्वारा होता है। अनुलेखन प्रक्रिया में हेलिकेज एंजाइम की सहायता से डीएनए का द्वितीय सूत्र श्रृंखला अलग होता है। एक ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर तथा मीडिएटर फैक्टर का पॉलीमरेज की क्रिया से पहले डीएनए प्रमोटर साइट में जुड़ना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव गुणसूत्रों की संख्या 46, 23 जोड़े होते हैं, जिसमें 22 जोड़े ऑटोसोम्स होते हैं और 23वां जोड़ा जो होता है वह लिंग गुणसूत्र का काम करता है। लिंग गुणसूत्र किससे निर्धारित किया जाता है? तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र से, जिसमें XY गुणसूत्र होते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में दो अंतर लिखिए। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक होता क्या है? चलिए आप देखते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंतर्गत क्या होता है कि डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है या एकल स्ट्रक्चर होती है, ऐसे बना होता है, जबकि डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में पाया जाता है। डीएनए की बात कर लेंगे तो कुछ इस प्रकार की इसकी स्ट्रक्चर आती है, द्विकुंडलित होती है। दूसरी बात होता है डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, इसमें क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये था प्रोकैरियोटिक डीएनए और यूकैरियोटिक डीएनए में। यूकैरियोटिक डीएनए पूर्ण विकसित होता है, दोहरा सूत्र के रूप में होता है। तीसरा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंतर्गत जो होता है यह एकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कोडान एवं एंटी कोडान में क्या अंतर है? कोडान एंड एंटी कोडान ये क्या होते हैं देखते हैं। कोडान एंड एंटी कोडान में अंतर स्पष्ट कीजिए, डिफरेंस बताना है। कोडान क्या होता है देखिए, जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जो भी क्षार होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन के समूह को उसकी किसी एक अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड के कोड या संदेश हों उसी को कोडान कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स के पैटर्न जो होंगे, जो कोड होंगे, जो कोडिंग जो भी हो जाती है, उसी कोडिंग को हम क्या कहते हैं? कोडान कहते हैं। AUG एक साथ संवारण कोडान है। एंटी कोडान क्या होता है? कोडान समझ में आ गया होगा। कोडान का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स का कोडिंग करना। उसके बाद आता है इसमें RNA, और RNA में क्या होता है? उपस्थित 3 क्षार के समूह होते हैं। mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक जो होता है एंटी कोडान कहलाता है। mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक जो होता है एंटी कोडान के नाम से जाना जाता है, जबकि उपस्थित 3 क्षार के समूह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। कह रहा है कि यदि 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। अब अभी मैंने बताया था चरगाफ के नियम के अनुसार, चरगाफ के नियम के अनुसार जो होता है कि एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के बराबर होता है, A=3 होता है। C= क्या होता है? साइटोसिन जो होता है वह ग्वानिन के बराबर होता है। तो चरगाफ का नियम क्या कहता है कि डीएनए में एडेनिन की संख्या जो होती है थाइमिन के बराबर होती है, जबकि वही साइटोसिन की संख्या जो होती है ग्वानिन के बराबर होती है। तो यदि हम मान लेते हैं कि यदि जो हमारा डीएनए है उसमें 100% में से 20% क्या है? साइटोसिन। कह दिया कि 20% क्या है? साइटोसिन है, तो ग्वानिन की संख्या कितनी होगी? 20% होगी। अब जब 20% होगी तो यहाँ पे देखते हैं तो ग्वानिन भी 20% होगा। अब बच गया क्या कि 20% इसमें से साइटोसिन निकल गया, ग्वानिन भी 20% निकल गया, तो 60% क्या बचा था? एडेनिन बचा। तो थाइमिन की कितनी संख्या? एडेनिन की DS में 30% की प्रतिशतता होगी, अर्थात 60% बचा, तो 30% जो होगा आपका एडेनिन और 30% जो होगा थाइमिन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ से समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? कहा कि इसमें साइटोसिन की संख्या जो है, साइटोसिन 20%, साइटोसिन जो है 20% है, तो ग्वानिन भी कितना होगा? 20%। अब 40% हो गया, अभी हमारे पास कितना बचेगा? तो 40% निकल गया तो 60% बचा। 60% में है कि अब हमारे 2 क्षार बच रहे हैं, एक जो बच रहा है एडेनिन और एक जो है थाइमिन। तो एडेनिन और थाइमिन दोनों इक्वल होते हैं, तो हम 2
ए इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, 30%, मतलब 30% जो होगा इनकी प्रतिशतता होगी। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। वंशागति का क्रोमोसोमवाद जो प्रस्तुत किया गया था सटन एवं बोवेरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचाना था। जो डीएनए होता है तो डीएनए के रूप जो डीएनए के केंद्रक में अम्लीय पदार्थ मिलता है, सबसे पहले उसको किसने बताया था कि यह अम्लीय पदार्थ होता है। तो वर्ष 1953 ईस्वी में जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, क्योंकि जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। तो डीएनए को केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के रूप में प्राप्त किया था। कौन, वाटसन एवं क्रिक ने, और इन्हीं ने डीएनए का द्विकुंडली मॉडल प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए, इससे संबंधित प्रोटीन का नाम लिखिए। ये देखिए 2022-19 में आया हुआ क्वेश्चन है। या न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाइए। एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डीएनए कुंडली के कितने क्षार युग्म होते हैं। चलिए पहले देखते हैं न्यूक्लियोसोम होता क्या है। देखिए न्यूक्लियोसोम क्या होता है, तो ये एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है, कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। जो हिस्टोन प्रोटीन होता है प्रोकैरियोटिक में, उसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। डीएनए ऋणात्मक आवेशित एवं धनात्मक आवेशित प्रोटीन में बंध करके एक जगह पर बंधा रहता है। मतलब जो हमारा डीएनए प्रोटीन होती है तो वह निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं एक जगह ज्वाइंट होकर के बंध जाते हैं। इस संरचना को केंद्रकाव न्यूक्लियोइड कहते हैं। अब जो न्यूक्लियोइड होता है, न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े लूपों में प्रोटीन से जुड़ करके व्यवस्थित हो जाता है। वह जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जो कि इसकी स्ट्रक्चर बन जाती है। धनात्मक आवेशित प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि 8 हिस्टोन अणुओं की इकाई चारों ओर से ऋणात्मक आवेशित अणु डीएनए से जुड़ा होता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। बात कहने का मतलब क्या है मेरा, कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, ठीक है, वह ऋणात्मक और धनात्मक आवेशों से एक जगह बंध जाता है, और बंधने की जगह पर जहाँ बच जाता है उसी को हम केंद्रकाव कहते हैं। और यही केंद्रकाव जो होती है बड़े लूपों से जाकर के जुड़ जाती है, और इस जुड़ने की घटना को ही जो होता है हम न्यूक्लियोसोम के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है डीएनए हिस्टोन की, आप जो है चाहे तो बना सकते हैं। यही स्ट्रक्चर है आपकी, एंड बी कोर ऑफ द हिस्टोन मॉलिक्यूलस। अब देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए से डीएनए के निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है। तो डीएनए से डीएनए में डीएनए पॉलीमरेज प्रतिक्रियन, रिप्लिकेशन कहते हैं जिसको, प्रतिक्रियन मतलब उसका दूसरा रूप, के दौरान डीएनए से डीएनए के निर्माण में भाग लेता है। कौन लेता है, डीएनए पॉलीमरेज प्रतिक्रियन। ये न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए श्रृंखला से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, प्रतिकृतियन। डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पे डीएनए एंजाइम को जो तोड़ने का काम करता है अणु, वह क्या है, डीएनए अणुओं को काटने के लिए एक प्रतिबंध एंजाइम का उपयोग किया जाता है। और ये प्रतिबंध एंजाइम जो होते हैं दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोन्यूक्लियस होता है, दूसरा जो होता है एक्सोन्यूक्लियस होता है। एंडोन्यूक्लियस जो होता है यह डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के विशिष्ट क्रम पर निर्भर करता है, ठीक है, और ये मध्य भाग से विशेष स्थानों पर करता रहता है। जबकि जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दो भाग में टूटा हुआ रहता है। और तो एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वह डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग कर देता है, जबकि एंडोन्यूक्लियस जो होता है बीच वाले हिस्से से तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर पाया जाता है। आरएनए एंड डीएनए जो होता है उसकी स्ट्रक्चर में, उसकी शर्करा में जो होती है क्या अंतर देखने को मिलता है। यदि हम टेस्ट कर रहे हैं तो उस टेस्ट में क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये डिफरेंस होता है। अगला है प्यूरिन और पिरिमिडीन क्षारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्षार। प्यूरिन क्षार क्या होती है, प्यूरिन बेस। इन क्षारों में दो बंध श्रृंखलाएं होती है, एडेनिन तथा ग्वानिन। प्यूरिन में कौन कौन सी आती है, एडेनिन एंड ग्वानिन, ए इक्वल टू जी। दो प्रकार के प्यूरिन क्षार हैं। जबकि पिरिमिडीन में क्या आता है, पिरिमिडीन में ये भी एक बंध श्रृंखला होती है। इसमें साइटिन और थाइमिन तथा यूरेसिल ये तीनों पिरिमिडीन क्षार होती हैं। तो साइटोसिन, थाइमिन
और यूरेसिल जिसमें होगा उसे पिरिमिडिन कहते हैं, और जिसमें ग्वानिन एवं एडेनिन होगा उसे प्यूरिन क्षार के नाम से जानते हैं। तो यही जो है अंतर है। चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनुलेखन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन क्या होता है, या आप क्या समझते हैं उसका विवरण दीजिए। यह जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया 2023 के अंतर्गत जो है पूछा गया है कि अनुलेखन क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, अनुलेखन होता क्या है। तो डीएनए एक विशेष प्रकार का प्रोटीन के निर्माण, जो डीएनए है एक विशिष्ट प्रकार का स्पेशल टाइप का क्या होता है, प्रोटीन के निर्माण का नियंत्रण करते हैं। परंतु जो डीएनए होता है वह सीधे ही प्रोटीन का निर्माण कार्य नहीं करता है। जो डीएनए होता है वह डायरेक्ट प्रोटीन की तरह व्यवहार नहीं करता है। समझिए क्या होता है कि बहुत से लोग होते हैं डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्टली बोलते हैं, ठीक है, मतलब काम खुद से ना करा करके दूसरे से करा देते हैं। तो वैसे डीएनए सीधे ही नहीं बल्कि प्रोटीन का निर्माण कार्य नहीं करता है, बल्कि वह दूसरे से कराता है। तो कैसे कराता है, डीएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना को एमआरएनए के रूप में अंकित कर देते हैं। जो डीएनए अपना मैसेज करता है उस मैसेंजर के रूप में आरएनए को फिट कर लिया जाता है, और एमआरएनए कोशिका द्रव्य में जाकर के प्रोटीन निर्माण कर देता है। मतलब डीएनए किसको इंडिकेट करेगा, एमआरएनए को, और एमआरएनए जो है तुरंत कोशिका द्रव्य में जाएगा, और कोशिका द्रव्य में जैसे ही जाकर के वहाँ पे प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और एमआरएनए के अणुओं का संश्लेषण, एमआरएनए का अणुओं का जिन संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, वह डीएनए अणुओं के विशेष खंडों पर एक अनुपूरक प्रतिलिपियों के रूप में होता है। डीएनए अणुओं के, ठीक ना, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुक्रम में उपस्थित प्रोटीन संश्लेषण संदेश का एडेनिन यूरेसिल, ठीक है, एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन एंड साइटोसिन अनुक्रम में रूपांतरित हो जाता है, और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, अनुलेखन कहते हैं। तो अनुलेखन में हमने क्या देखा कि डीएनए जो होता है वह एक प्रोटीन का निर्माण तो करता है लेकिन स्वयं नहीं करता, बल्कि एमआरएनए को कोशिका द्रव्य में भेजता है, और कोशिका द्रव्य में जाकर के वह क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण कर देता है। और क्या होता है कि एमआरएनए अणुओं का संश्लेषण डीएनए अणुओं के संश्लेषण खंडों पर अनुपूरक प्रतिलिपि, मतलब उसके विपरीत प्रतिलिपि को छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है कि यदि डीएनए अणु एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन अनुक्रम में उपस्थित है तो उसको चेंज करेगा, और थाइमिन की जगह पर किसको लगा देता है, यूरेसिल को लगा देता है। ठीक है, और यही क्रिया जो होती है अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, जिन्हें हम डीएनए निर्देशित आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डीएनए व आरएनए में अंतर, डीएनए व आरएनए में कोई 6 अंतर, डीएनए व आरएनए में कोई 3 अंतर। चलिए देखते हैं। डीएनए और आरएनए तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे दिया डीएनए और यहाँ पे है आरएनए आपके। तो डीएनए में क्या है, केंद्रक पाया जाता है, आरएनए में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, मतलब डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये डीएनए जो होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की द्विकुलिडी संरचना होती है, और इसको वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, जबकि यह एकल संरचना होती है। आरएनए क्या होती है, एकल संरचना होती है, अर्थात ये एक सूत्रीय होते हैं। उसके बाद ये बात कर लेंगे तीसरा, यदि इसमें डिफरेंस की, तो तीसरा डिफरेंस क्या होता है कि पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोस होती है। पेंटोस शर्करा जो होती है वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, जबकि इसमें पेंटोस शर्करा राइबोस शर्करा के रूप में पाई जाती है। ये एडेनिन के साथ थाइमिन क्षारक के रूप में होता है, जबकि यहाँ पे एडेनिन, ठीक ना, ग्वानिन, एडेनिन के साथ यूरेसिल क्षारक जुड़ा होता है, क्योंकि ग्वानिन जो होता है वहाँ पे हट जाता है, और ये आनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, जबकि यह जो होता है संश्लेषण वाला भाग होता है। तो यह हम अंतर देखा। अब देखिए डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं, तो ये डीएनए जो होती है कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, और जबकि आरएनए जो होती है केवल यही स्ट्रक्चर होती है, ऐसे निकला रहता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो आरएनए जो होती है एक सूत्रीय होती है, जबकि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, द्विकुंडलित के रूप में पाया जाता है आपका। तो ये डीएनए हो गया और ये आरएनए हो गया, तो ये ध्यान रखना है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कितनी बार पूछा गया कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से आप क्या समझते हैं, या डीएनए अंगुली छापी का एक विवरण दे। 2023 में पूछा गया, 2022, 20, 19 में लगातार ये जो क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इसको देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। तो देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में एल एफ जैफरी ने बताया था। किसने बताया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये एल एफ
एलेक्स ज़ैफरी। यह तकनीकी क्या होती है, डीएनए टाइपिंग भी कही जाती है, और यह 99% जीवों में समान होती है। 1% ही जो जीवो 1% भाग जो होता है वही क्या करता है, विभिन्नता लाता है। यदि बात कर लेंगे हम जुड़वा बच्चों के अंतर्गत, डीएनए पूर्ण रूप से समान होते हैं। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें डीएनए क्या होता है, पूर्ण रूप से समान होता है। एलेक्स ज़ैफरी ने आनुषंगिक डीएनए को प्रोब के रूप में किया, जिसमें बहुरूपता मिलती है। प्रोब मतलब बहुरूपता के रूप में देखने को मिलती है, बहुत विभिन्नताएं देखने को मिलती है, बहुत से रूप में देखने को मिलती है। और इसे अनुबंधक प्रवर्तक विभिन्न संख्या मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ द ट्रेंड डिपेंड्स VNTR भी कहा। किसने, एलेक्स ज़ैफरी ने। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाया जाता है, अंतर देखने को मिलता है। कैसे लगाया जाता है, तो इसे डीएनए पुनरावृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार के डीएनए की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। किसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। इनके अंतर्गत जो है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 99% जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें समान होते हैं डीएनए, तो एक ही % की वजह से जो होती है सब में विभिन्नता पाई जाती है। जबकि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें जो होती है डीएनए पूर्ण रूप से एक जैसा होता है। तो डीएनए की उपस्थिति के कारण दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना मतलब फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच की डिफरेंट को पता लगाया जाता है। डीएनएस में प्रोटीन संश्लेषण करने वाले और डीएनए के गुण नहीं होते हैं। इनमें निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। डीएनए का विलगन किया जाता है, डीएनए का पाचन कराया जाता है, डीएनए का पृथक्करण किया जाता है और डीएनएस का संश्लेषण भी किया जाता है। डीएनएस सिंथेसिस मतलब हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है कि चिन्हित प्रोब जो VNTR है, ठीक ना, उसका उपयोग करके संकर जीन प्रोब मेम्ब्रेन फिल्टर पर क्षारक जोड़ने बनाने जाते हैं। मतलब क्षारक जोड़ को बनाया जाता है और बनाने के बाद जो है उसमें डिफरेंट देखा जाता है कि हाँ इससे डिफरेंट है या नहीं है। उसके बाद जो होता है ऑटो रेडियोग्राफी स्विकर्णी चित्रण द्वारा संकरित कराया जाता है, उसको संकरण कराया जाता है, हाइब्रिड कराया जाता है और डीएनए खंडों का पता लगाया जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर एवं दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी, शुक्राणु आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं, ठीक है। डीएनए प्राप्त करने के लिए देखिए, यदि यही जो होती है, जैसे मान के चलिए क्या होता है कि कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं पे घटनाएं हो जाती हैं, उस व्यक्ति को पहचानना मुश्किल हो जाता है, कहीं बहुत बड़ी स्तर पे डाका पड़ जाता है, लूट किया जाता है, तो वहाँ पर जो होती है, जो भी पुलिस जाती है वह धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो होती है क्या करती है, कलेक्ट करने का काम करती है। त्वचा मिल जाए, उसकी दंत ब्रश मिल जाए, हड्डी मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए, लार मिल जाए, बाल मिल जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। इन सब की सहायता से दो व्यक्तियों में डीएनएस, ठीक ना, का तुलना की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग क्या है, सबसे बड़ी चीज़ हमने देखना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की उपयोग कैसे की जाती है, देखिए पहला क्या है, वह न्यायालयीय पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के, ठीक ना, निर्धारण में कराया गया है। ये नहीं कि मान लीजिए कल के डेट में कोई कह दे कि हम फला के लड़के हैं, ठीक ना, बड़ी सेलिब्रिटी के लड़के हैं, कोई कह दे मोदी जी के लड़के हैं, मोदी की लड़कियाँ, तो ये सारी चीज़ें को पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करना आवश्यक है। नहीं तो कल के डेट में कोई किसी का बाप, कोई किसी की माँ, कोई किसी का लड़का बन सकता है, ठीक ना। पैतृक परीक्षण में मदद करता है। पैतृक परीक्षण देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, जायदाद में आप जाकर के उसका देंगे नहीं मेरा ही है, तो वहाँ पे क्या होगा, डीएनए परीक्षण किया जाएगा, आपका फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाएगा। विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षित करने में भी सहायता मिलती है, किससे, फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकाओं में पाए जाने वाले 3 प्रकार के आरएनए के नाम लिखिए तथा प्रत्येक के कार्य बताइए। चलिए 2020 WK में पूछा गया है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। सबसे पहले बात करते हैं हम आरएनए की, क्योंकि पूछ रहा है आरएनए, राइट, राइबो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा है। तो देखिए राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए अणु में अनुलेखन जो ट्रांसक्रिप्शन है विधि द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब परिवर्तन के माध्यम से जो होता है, कोडिंग के माध्यम से जो होता है, किसका निर्माण होता है, आरएनए का निर्माण होता है। यह भी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है। आरएनए केंद्रक, राइबोसोम्स, अंतःप्रदिजालिका द्वारा आदि पर निर्भर करता है। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो उस पर बनेगा, और नहीं है तो नहीं बनेगा, ये होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह कोशिका स्वतंत्र रूप से मिलता है। मूल रूप से आरएनए की आणविक संरचना डीएनए के समान ही होती है। जो आरएनए की स्ट्रक्चर होती है, जो बेस होता है, जो बनने की क्षमता होती है, वह उसी के डीएनए के समान ही होती है, परंतु डीएनए में थोड़ा सा भिन्न होता है। डीएनए की तरह इसका निर्माण भी न्यूक्लियोटाइड से ही होता है। आरएनए के प्रकार एवं वर्ग,
आरएनए मुख्यतः दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है आनुवांशिक आरएनए और दूसरा होता है अनुवांशिक आनुवांशिक आरएनए, और एक होता है अनुवांशिक जिसको नॉन जेनेटिक आरएनए के नाम से जानते हैं, और एक होता है जेनेटिक आरएनए, ठीक है। देखिए, तो जो जेनेटिक आरएनए है वह आरएनए आनुवांशिक रूप से कुछ पदार्थों के रूप में पाया जाता है, आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जैसे कुछ पादप, विषाणु और बैक्टीरियाज होंगे। जबकि नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, ये अधिकांश रूप से जीवों में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है और आरएनए इसके कार्य में सहायक होता है। इसके निम्नलिखित प्रकार होते हैं। जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, मतलब हमने देखा कि आरएनए दो प्रकार का होता है, आनुवांशिक जेनेटिक आरएनए, एक होता है नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए जो होता है कुछ बैक्टीरियाज, कुछ जो होते हैं वायरस, उनमें जो होती है पाई जाती है आनुवांशिक रूप से। जबकि नॉन जेनेटिक्स आरएनए जो होती है वह मुख्य रूप से क्या होता है कि ये कार्य में सहायक होते हैं, डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होता है और उसी में वर्क करने का काम करता है। तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वह निम्न प्रकार का होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है इसका। एक होता है आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। एमआरएनए, आरआरएनए देखते हैं पहले। आरआरएनए यह एक राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। राइबोसोम स्ट्रक्चर बनने में सहायता करता है। यह लगभग जो होता है 60 से 80% आरएनए कोशिकाओं का भाग होता है। कौन? आरआरएनए। यह लंबे समय तक क्रियाशील रहता है तथा लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं का बना होता है। तो इसे हम राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। राइबोसोमल आरएनए के नाम से जानते हैं। और यह राइबोसोमल जो होता है और राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है। 60 से 80% आरएनए कोशिका का भाग होता है, ठीक है, और लंबे समय तक एक्टिव रहता है, समझना है इसको। उसके बाद आता है एमआरएनए, एम फॉर मैसेंजर, संदेश वाहक या दूतवाहक आरएनए। इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन संश्लेषण हेतु जो भी प्रोटीन का निर्माण होगा उसमें डीएनए द्वारा प्रेषित आवश्यक संदेशों के अनुलेखन में, ठीक ना, यहाँ से जैसे ये एक्टिव रहेगा, उसके बाद एमआरएनए क्या करेगा, संदेश भेजेगा, उसको सूचना प्रदान करेगा, और जैसे ही सूचना प्रदान करेगा वैसे ही अनुलेखन का काम होना शुरू हो जाएगा, और उसी को एमआरएनए में सहायक होता है। मतलब मैसेज करना, इसका काम क्या होता है, बीज की मतलब ये अगुआ काम करेगा, ठीक है, समझिए, बीज के दोनों तरफ का संदेश का काम पहुंचाने का काम करता है। और उसके बाद आता है टी फॉर ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर, यह सोडियम क्लोराइड NaCl विलयन में घुलनशील होने के कारण इन्हें विलय आरएनए भी कहा जाता है। टी फॉर ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए क्या होता है, तो हमने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड होती है, सोडियम क्लोराइड के विलयन में घुलनशील होने के कारण इसे विलय आरएनए भी कहा जाता है। और यह संपूर्ण आरएनए का लगभग 15% भाग होता है, जबकि एमआरएनए 3 से 5% होता है, और वह जो होता है 60 से 80% भाग होता है किसका, आरएनए का, राइबोसोमल आरएनए, संदेशवाहक या दूतावास आरएनए, और टीआरएनए ट्रांसफर स्थानांतरण आरएनए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। मानव जीनोम परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। मानव जीनोम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा गया है। मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, संतान को जनक से गुणसूत्र प्राप्त होते हैं। संतान जो भी होता है, जैसे माता पिता से बच्चा जो जन्म लिया, तो जो भी जनक है, जो भी पैदा करने वाला है, उससे क्या होगा, उनकी जेनेटिक गुण उसमें जाएगी। गुणसूत्र में उपस्थित डीएनए और प्रोटीन की सहायता से कुंडलित होकर संघनित गुणसूत्र बनाते हैं। वो भी क्या हो जाएगा, डीएनए जो होगा वो आपस में क्या होगा, कुंडलित होगा, ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा, और स्ट्रक्चर बना करके क्या होता है, गुणसूत्र बना लेता है। मानव जीनोम परियोजना की शुरुआत 1990 में यूएसए संयुक्त राज्य, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में की। इसका मुख्य उद्देश्य मानव जीनोम में डीएनए के क्रम को निर्धारण करना है, और जैव सूचना विज्ञान के द्वारा यह परियोजना को अधिक बल मिला। मानव जीनोम में पहला पॉइंट क्या आता है कि मानव जीनोम में उपस्थित सभी जीन्स के बारे में पता लगाना। दूसरा कार्य क्या है कि जीन्स के कार्यों का निर्धारण करना। विकार उत्पन्न होने वाले जीन अर्थात उत्परिवर्तन का पता लगाना। यदि मान के चलिए जेनेटिक्स गुण है, और जेनेटिक्स गुण के माध्यम से क्या होता है, कभी कभी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए कि पहले अंडा आया या मुर्गी आया, तो कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मान के चलिए कि इंसान क्या था, बंदर था, धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, जेनेटिक्स परिवर्तन होते गए, और ये एक जो है एक पूरी तरीके से जो है इंसान में कन्वर्ट हो गया। वैसे ही कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा कि कुछ ऐसे जीव रहे होंगे पृथ्वी के ऊपर, ठीक ना, कि उनमें जेनेटिक चेंज हुआ होगा, और वही जेनेटिक चेंज की वजह से जो है एक नया बन गया होगा। कहीं कहीं आप जो है देखते हैं मीडिया के तहत जो होता है कि क्या होता है कि दो दो सिर
कभी कभी जानवरों का 3-3 सिर वाले हो जाते हैं, 4 वाले, ठीक ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जेनेटिक चेंज होता है, और जेनेटिक चेंज की वजह से ही जो होता है उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि आनुवांशिक विकार क्या होता है, जेनेटिक चेंज क्या होता है। तो आनुवांशिक विकार उत्पन्न करने वाले जो जीन होते हैं, जो हमारी क्या होती है, इकाई होती है, मतलब बेस होता है, यहीं से स्ट्रक्चर होता है, बनना शुरू होता है। तो उत्परिवर्तन का पता लगा दिया जाता है कि उसमें कौन सी जीन की वजह से परिवर्तन हो गया। जैसे मनुष्य ही है, मनुष्य के अंदर क्या होता है, मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो ये क्या है, ये जीन परिवर्तन है, और जिसकी वजह से ट्रांसजेंडर को में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे परियोजना से विकसित हुई तकनीकों को उपयोग उद्योग के रूप में परिवर्तन करने की संभावनाओं की खोज करना। जीन क्लोनिंग, एक जीव के जीन को दूसरे जीव के साथ क्या करना, संलग्न करना, जोड़ना, ये जीन क्लोनिंग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कि जीनोम में उपस्थित आनुवांशिक चिन्हों का चित्रण कर लेते हैं। सूचना का भली भांति निर्धारण करना होता है, उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं हम लोग। तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है।